ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ये हमारा जो सेकंड लेक्चर है अबाउट नम्स पास्ट पेपर फॉर एनआरई स्टेप वन एग्जाम स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आरएनए डज नॉट कंटेन, तो रिमेंबर आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखना है कि अगर उन लोगों ने ये पूछा है कि आरएनए में क्या नहीं होता, तो आंसर इज थायमीन। क्योंकि जो थायमीन है, जो पीपल शुड नो, दैट इज प्रेजेंट इन दी डीएनए। तो जो थायमीन है ये डीएनए के अंदर होता है, ये आरएनए के अंदर नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक्चुअली अगर आरएनए में पूछा जाए कि आरएनए में होता क्या है, तो वो यूरासिल है। ठीक है जी। तो आरएनए कंटेन यूरासिल, बट आरएनए डज नॉट कंटेन थायमीन, क्योंकि जो थायमीन है वो किसके अंदर होता है, वो डीएनए में होता है। एक और पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, वो आता है जनाब THIAMINE। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये मैं वैसे साइड बाय साइड थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि उससे भी आप लोगों के एमसीक्यूज आ सकता है। एक होते थायमीन, तो ये जो थायमीन है THIAMINE, ये हम विटामिन B1 को कहते हैं। ये हम बायोकेम वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। और जो विटामिन B1 है, अगर इसकी डेफिशिएंसी आती है, तो उससे जनाब आप लोग याद रखें बेरी बेरी डिजीज होती है, वर्निकी कार्सिकॉफ इंसेफेलोपैथी होती है। ठीक है जी। तो टाइमिन B1 दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। और प्लीज रिमेंबर, जो वेट बेरी बेरी है उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ड्राई बेरी बेरी में सिमेट्रिकल मसल वीकनेस होता है। लेकिन अगर ये THYMIN की बात आ जाए, तो ये नाइट्रोजनस बेस है। तो अगर ये होता है वो डीएनए है, नहीं होता डज नॉट कंटेन, तो वो आरएनए है। तो आरएनए के अंदर विच वन इज नॉट प्रेजेंट, थायमीन। थायमीन की जगह आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरासिल है। ठीक है। अब आते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस, द ऑटो इम्यून डिजीज इन विच एंटीबॉडीज एमएच डैश, दैट इज एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर एवरीवन इन द एग्जाम। क्योंकि जो मसल्स होते हैं उस पे मस्कुलिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर। तो माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज के अंदर अगर कोई एंटीबॉडीज अटैक करती है, तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ करती है। ठीक है। इसमें दो चीजें मैं बताता चलूँ कि दो कंडीशन है, एक माइस्थीनिया ग्रेविस है और एक लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस है। जो माइस्थीनिया ग्रेविस है उसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। जो लिम्बर्ट ईटन है उसमें प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। ठीक है। जो माइस्थीनिया ग्रेविस है उसमें मसल वीकनेस होती है, ऑकुलर मसल वीकनेस, जो आई के मसल्स है वो भी वीक हो जाते हैं, तो पेशेंट कैन नॉट एबल टू ओपन द आई प्रॉपरली, तो टोसिस होता है। तो जिस मसल वीकनेस में टोसिस हो, स्केलेटल मसल वीकनेस हो, और उसमें टुवर्ड द एंड ऑफ द डे वीकनेस बढ़ती हो, तो वो माइस्थीनिया ग्रेविस है। ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस की एक और कॉमन क्वेश्चन आती है कि ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो प्लीज रिमेंबर फॉर द एग्जाम, इस तरह आप लोगों ने दो चीज याद रखी, जिस तरह मैंने रूमेटिक फीवर लास्ट टाइम बताया था। तो रूमेटिक फीवर, रूमेटिक वन, फीवर टू, टू वर्ड है तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टू है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस ये भी दो वर्ड है, आल्सो अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर एग्जाम में आ जाए कि माइस्थीनिया ग्रेविस का मरीज है, बट उसकी नेक में प्रोमिनेंट स्वेलिंग है, तो इट इज हाईली एसोसिएटेड विद थाइमोमा। और लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। दूसरी बात, इसमें जो मेन पॉइंट है, इसमें पायरिडोस्टिग्मीन एक ड्रग है, जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, वो ड्रग ऑफ द चॉइस है माइस्थीनिया ग्रेविस में। ठीक है। अब आते हैं सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज इंक्रीज बाय डैश। आंसर इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एक्सरसाइज। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है ये बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और वंस ग्लूकोज लेवल इज हाई, देयर इज नो नीड ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्योंकि वंस वी अचीव एनफ ग्लूकोज, क्योंकि इसका काम तो ग्लूकोज बढ़ाना होता है, फिर रिलीज तब होगा जब ग्लूकोज लेवल कम होगा, ताकि उसको हम बढ़ा सकें। बट वंस ग्लूकोज इज वेरी हाई, देयर इज नो नीड ऑफ ग्रोथ हार्मोन टू सिक्रीट। अगर इस तरह था कि यार ग्रोथ हार्मोन अचीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तो एक्सरसाइज में, अदर फैक्टर विच इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, वो डीप स्लीप है, उसमें जनाब आप लोग को प्यूबर्टी आना चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया आना चाहिए, और जो वो सोमेटोस्टेटिन है, ये तो हर एक चीज को कम करता है, उनमें से एक ग्रोथ हार्मोन भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनाब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एनआरई वन के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि व्हाट इज पीटीएच। पीटीएच स्टैंड फॉर, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो पीटीएच है
उसमें हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि पीटीएच स्टैंड फॉर पैराथायराइड हार्मोन। तो पीटीएच का काम क्या है? पीटीएच के तीन काम है। नंबर वन, it inhibit the reabsorption of phosphate from PCT, proximal convoluted tubule, but it increase the calcium reabsorption from the DCT, और it also activate अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज। और आप लोग को ये भी चीज आनी चाहिए कि जो अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज है, it activate vitamin D, and vitamin D will act on intestinal cell to increase calcium absorption. The most important thing कि पीटीएच आने का मतलब क्या है कि our body release PTH when our body calcium store is very decreased. So the strongest stimulus for parathyroid hormone release, that is hypocalcemia, और इसका काम मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स के जरिए कैल्शियम को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। तो प्लीज रिमेंबर, जो पीटीएच है ये खुद कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है किडनी से, जिससे कैल्शियम बढ़े, लेकिन ये विटामिन डी को एक्टिवेट करके इनडायरेक्टली इंटेस्टिनल सेल से कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। तो दिस व्हाट यू पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम्स एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लोगों ने लिखा है कि पीटीएच इज इंक्रीजेस या सिक्रीटेड इन रिस्पांस ऑफ इंक्रीज। नो, व्हेन ब्लड या कैल्शियम प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज डिक्रीज रादर देन इंक्रीज, देन पीटीएच विल रिलीज। और पीटीएच का काम कैल्शियम लेना है, न कि कैल्शियम डिपोजिशन कराना है। तो अगर आप लोग वो बात एक्सक्लूड करें जिस पे आप लोग श्योर हैं, तो जो चीजें रिमेनिंग आती है वो फिर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर बी है। ठीक है जी। अब आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। इट इज अ टाइप ऑफ टी सेल, what it do that help destroy tissue which is invaded by viruses, very very important, क्योंकि मैनी वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो टी सेल डिपेंडेंट होती है, वो टी सेल जनाब करते हैं। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जिस तरह हेल्पर टी सेल है, सप्रेसर टी सेल है, उन सब का अलग अलग फंक्शन है। इसी तरह जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो उन टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है जो वायरल इन्फेक्शन ने इन्वेड किया होता है। ठीक है। This is a very very common question. I all the time tell to my junior, it's very very important to ask in exam. A person with endemic goiter have which of the following? सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि एक्चुअली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से एक हार्मोन आता है दैट इज कॉल्ड टीएसएच। तो पिट्यूटरी ग्लैंड secreted a hormone that is called thyroid stimulating hormone which is known as टीएसएच। अब इसकी मैं लॉजिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद करना है। फिर नीचे आते हैं थायराइड ग्लैंड की तरफ। तो जो थायराइड ग्लैंड है, इट सीक्रेट अ हार्मोन नोन एज T3 एंड T4, जिनको हम सिंपली थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। मैं T3 को ले तो बायोलॉजिकली एक्टिव है। एक्चुअली एंडेमिक ग्वाटर के अंदर ये है कि जो लोग एंडेमिक एरियाज में रहते हैं तो उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, एंड व्हेन एवर आयोडीन इज डेफिशिएंट देयर विल बी रिड्यूस लेवल ऑफ T3, so that is called hypothyroidism. Decrease iodine leads to hypothyroidism. अब जो T3 कम हो जाए तो थायराइड ग्लैंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जरिए ये कोशिश करेगी कि मैं कोशिश करूं कि T3 बनाऊं, लेकिन वो बना ही सके नहीं सकेगी। तो एज कंपनसेटरी मैकेनिज्म उसकी साइज में इंक्रीज आएगी, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का जो ओवरऑल साइज है उसमें इंक्रीज आती है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। सो एंडेमिक ग्वाइटर के अंदर T3 कम होगा। तो आप लोग को पता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज मोर टीएसएच। अब टीएसएच बढ़ने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा टीएसएच आ जाए और वो कोशिश करे कि वो T3 और T4 की जो प्रोडक्शन है वो किसी हद तक बढ़ाए। तो जब भी एंडेमिक ग्वाइटर की जिक्र आ रहे हैं, थिंक अबाउट हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा टीएसएच। ठीक है जी। तो एंडेमिक ग्वाइटर इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म व्हिच नेगेटिव फीडबैक विल लीड टू मोर इंक्रीज लेवल ऑफ टीएसएच। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब आते हैं vasodilation is caused by dash vasodilation, that is वेसल की रिलैक्सेशन, that is localized hypoxia, very very important। अगर हाइपोक्सिया की वर्ड आ जाए, डिक्रीज ऑक्सीजन। अब दो सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन जो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो जाए अयोटा की शक्ल में और पूरी बॉडी से होते हुए जाकर राइट एट्रियम में खत्म हो जाए, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। वो सर्कुलेशन जो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो जाए, लंग से होते हुए जाकर लेफ्ट एट्रियम में खत्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इन दोनों में फर्क ये है कि दे रिएक्ट टू हाइपोक्सिया डिफरेंटली। अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगी, दैट इज वेजो डायलेशन। ठीक है।
और अगर इस तरह आ जाए कि सेम हाइपोक्सिया इन पल्मोनरी सर्कुलेशन कैन कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन, तो प्लीज रिमेंबर कि जो वेजो डायलेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ लोकलाइज हाइपोक्सिया एंड दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन की हमने जिक्र की है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नो फॉर द एग्जाम्स एज वेल। इसमें याद रखें द टेस्ट दैट स्क्रीन एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड अ पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है जी। अब आप लोगों को पता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आप लोगों ने मस्ट करके जाने हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सवाल ये है कि एक इंट्रिंसिक पाथवे है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है। दोज पाथवे which help to coagulate blood if extravascular injury is there that is extrinsic pathway, और जो इंट्रावस्कुलर इंजरी के बाद पाथवे एक्टिवेट होती है वो इंट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे को स्क्रीन करने के लिए हमें एपीटीटी आना चाहिए, और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसको मेजर करने के लिए पीटी आना चाहिए। द एक्स प्रेसिडेंट गोज टू आर, ये भी आता है कि जो वारफरीन है वो पीटी जनाब उस पे हम मेजर करते हैं वारफरीन की जो टॉक्सिसिटी वगैरह है, और जो हेपरीन है वो हम एपीटीटी से मेजर करते हैं। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन ये है intrinsic pathway that is measured or screened by APTT, but जो extrinsic pathway है that is screened by PT, very important one। Exposure to 4 atmosphere of oxygen, partial pressure of oxygen 3040 millimeter of mercury can cause damage within 1 hour or due to oxygen poisoning। बस remember जब भी वर्ड ऑक्सीजन पॉइजनिंग किया जाए और इसमें ये पूछा जाए कि अक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन should be leads to lethal effect on dash, the point here to fact in the acute oxygen poisoning which of the following organ has prone for lethal effect because of that oxygen poisoning, that is lungs। तो जब भी acute oxygen poisoning होती है उसमें जिस organ पे ज्यादातर अफेक्ट हो सकती है तो वो लंग होता है। ठीक है, तो लंग्स के बारे में याद रखें दैट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लीथल ऑक्सीजन पॉइजनिंग। ये जो एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर है ये मैं आप लोग को अभी लंग्स के कुछ क्वेश्चन 2-3 आने वाले हैं उसमें मैं फिर डिस्कस करूंगा तो उससे आप लोग का फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जो एथलीट्स है उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो क्लोजली किस चीज पे कोरिलेट करती है, दैट इज साइज ऑफ मसल्स। क्योंकि मसल साइज ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी, और जितना माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर ज्यादा होगी एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना मसल काम ज्यादा करेंगे। तो एक एथलीट की जो फिजिकल फिटनेस है वो ज्यादातर इसकी मसल ऑफ साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, if muscle strength is increased with resistive training, very important। अगर आप मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टिव ट्रेनिंग के जरिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर। अब देखिए आप रेजिस्टिव ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप जनाब मसल साइज जो है उसको बढ़ा रहे हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, क्योंकि इसका वजह यह है कि जितना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी एंजाइम ज्यादा होगी उतनी आपकी मसल को जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा मिलेगी और आप जो है एक्सरसाइज वो आराम से करेंगे। तो आंसर है जितना मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एक्सरसाइज ज्यादा होगी उतना आपकी जो एक्टिविटी है उसमें इंक्रीज भी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इरिथमिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सिनकोप। व्हाट इज सिनकोप? that is a transient and temporary loss of consciousness that is called of syncope, that is थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसके अंदर सिनकोप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक याद रखे ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह ले ले दिस इज ईसीजी स्ट्रिप, तो ईसीजी के अंदर दिस पी वेव, दिस क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड आखिर में टी वेव होता है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके दिस फॉर एग्जांपल अ पी वेव एंड दिस इज आर। अब ये जो पी आर है उसके दरमियान जो इंटरवल है ये अगर ये ईसीजी के अंदर इस तरह फॉर एग्जांपल बढ़ जाए दिस कर प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, लेकिन उस ईसीजी के अंदर अगर हम फिर देखें कि दोबारा पी वेव आता है फिर यहाँ पे क्यूआरएस है नहीं, तो ऐसा ईसीजी जिसमें पी आर इंटरवल बहुत प्रोलॉन्ग हो और पी क्यूआरएस को फॉलो ना करे इट्स मीन ये थर्ड डिग्री या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। इसमें जो ए बी नोड है इट फेल टू पास इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल।
फर्स्ट डिग्री एसिम्टोमेटिक है, फर्स्ट डिग्री में कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन विद नो बीट मिस होता है। सेकंड डिग्री में मोबिट्स टाइप 1 मोबिट्स टाइप 2 है, वो आप लोग थोड़ा सा देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हार्ट ब्लॉक्स की जो ईसीजी चेंजेस है, हार्ट ब्लॉक्स की जो थ्योरी है, जरूर आप लोग फर्स्ट एड से पढ़ के जाइए, ठीक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ए बी नोट फेल टू इनफ टू ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। और अगर एक डिजीज पूछी जाए कि वो कौन सी डिजीज है इसमें थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के चांसेस होते हैं, तो वो लाइम डिजीज है, जो बुरीलिया पोर्क की वजह से होती है, ठीक है। और जो थर्ड हार्ट डिग्री ब्लॉक है उसके अंदर जनाब जो ट्रीटमेंट है, दैट इज पेस मेकर इम्प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू बेस्ट इंडिसेस द प्रीलोड ऑन द हार्ट। अब देखिए व्हाट इज प्रीलोड फर्स्ट। एक्चुअली अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट इज अ फोर चेम्बर, ठीक है। द अपर टूज आर एट्रियाज एंड द टू लोअर आर वेंट्रिकल, लेकिन द मोस्ट पावरफुल मस्कुलर एंड पंपिंग चेम्बर इज ऑलवेज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता यह है कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आती है तो इट इज रिलैक्स प्रॉपर, क्योंकि जो ब्लड है उसकी जो फीलिंग है वो रिलैक्सेशन में होती है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब ब्लड हार्ट में आती है, वेंट्रिकल में आती है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक फेज, और डायस्टोलिक फेज में हार्ट फीलिंग होती है। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो फिर ब्लड की इजेक्शन होगी, उसको हम सिस्टोलिक फेज कहते हैं। तो ब्लड की जो फिलिंग है हार्ट के अंदर वो किस फेज में होती है? वेरी गुड, दैट इज डायस्टोलिक। और हार्ट से जो ब्लड की इजेक्शन है वो किस फेज में होती है? वो सिस्टोलिक में होती है। तो जब हार्ट रिलैक्स होता है, जितना ब्लड रिलैक्सेशन में आता है हार्ट के अंदर, इसको हम प्री लोड कहते हैं। और जितना मैक्सिमम ब्लड आएगा जिस पे हार्ट जो है प्रॉपर कंट्रैक्ट कर सके, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेशर, दैट इज द वॉल्यूम। जितना ब्लड डायस्टोल में ज्यादा आएगा, प्री लोड ज्यादा होगा, उतना कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगा। लेकिन इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कि विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। अगर हम लिमिट को क्रॉस करें, हार्ट मसल वीक हो जाए, तो अगर वो बियॉन्ड द लिमिट मतलब बढ़ जाए, तो फिर वो इनफ कंट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। अब आते हैं 65 ईयर ओल्ड फीमेल विद रीनल फेलियर। जब भी रीनल फेलियर के अंदर अनीमिया कवर्ड आ जाए, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी। यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखें, विच टाइप ऑफ अनीमिया इज सीन इन रीनल फेलियर, दैट इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। अनीमिया ऑफ रीनल फेलियर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। और अगर आप एरिथ्रोपोएटिन बाहर से देंगे टू कवर अनीमिया इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, तो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्राइट, इसको ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जनाब आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। और उस वजह से हमारे पास अनीमिया के जो चांसेस है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है जी। सो एरिथ्रोपोएटिन दे एक्टिवेट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्राइट in order to increase RBC production. During the passage of intravenous catheter, numerous endothelial cells. What are endothelial cells? These are the cell which line the vessel from inside. याद रखे, कहते हैं कि जो प्लेटलेट की एडहेशन है ये कौन करता है। मैं थोड़ा सा अगर इसको बताता चलूँ, इस तरह आप लोगों ने यहाँ से एक चीज याद रखनी है, जैसे टिपिकल ब्लड वेसल, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, इसके जो अंदर वाले सेल हैं इन सब को हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल। जब ये एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाए तो यहाँ से एक ग्लाइकोप्रोटीन एक्सपोज होता है, जिसको हम वॉन वुलिब्रेन फैक्टर कहते हैं। वॉन वुलिब्रेन फैक्टर के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको हम GP1B कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन 1B इज अ प्रोटीन दैट इज अ रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन दी वॉन वुलिब्रेन फैक्टर। तो जो VWF है दैट इज कॉल्ड वॉन वुलिब्रेन फैक्टर। और याद रखना है कि इस वानवरी ब्रेन फैक्टर के ऊपर ये GP1B जो होता है, इस पे जनाब ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट वो आगे अटैक क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ से दो चीज याद रखें, whenever there is injury of endothelial cell, the endothelial cell express one brain factor, and on one brain factor there is GP1B receptor, जिस पे क्या चीज अटैच होगी, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का अटैचमेंट किस चीज के ऊपर, GP1B के ऊपर। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्लेटलेट एडहेशन। और प्लेटलेट एडहेशन इज डन बाय वन ब्रेन फैक्टर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी। फिर इसके बाद प्लेटलेट जब आपस में मिलेंगे तो वीक प्लेटलेट प्लाक बनेगी, जिसको हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल फेलियर पेशेंट विद यूरिन फ्लो रेट ऑफ 1 ml per unit, द ट्यूबुलर फ्लूइड
विद लोवेस्ट ऑस्मोलरिटी, दैट इज टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनले। ये आप लोग थोड़ी सी फिजियोलॉजी की तरफ जाना होगा कि इन स्पेशली फिजियोलॉजी, ये लूप ऑफ हेनले, याद रखें कि जो लूप ऑफ हेनले है उसमें लोवेस्ट ऑस्मोलरिटी होती है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी इन द एग्जाम, बिकॉज ये जीएफआर आप लोगों ने फिजियो से करना है कि हाउ जीएफआर इज मेजर्ड। अगर किसी को इस क्वेश्चन के हल करने में इशू हो फिर मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं करूंगा। लेकिन इसमें सिंपली जनाब आप लोगों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर मेजर करने का तरीका मालूम करना है, फिर आप लोग को ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। पोटाशियम इन द रीनल ट्यूब्यूल, अ वेरी वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन। पोटाशियम एक ऐसा कैटायन है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो फिल्टर भी होता है, रीअब्जॉर्ब भी होता है और सिक्रेट भी होता है। इसका मतलब यह है कि एनीथिंग थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल रीच टू ग्लोमेरुलाई, वो नीचे जब पीसीटी में आता है तो उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो चीज किडनी की ट्यूब्यूल से वापस ब्लड में जाए उसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, और एनीथिंग फ्रॉम द ब्लड बैक कम टू द किडनी उसको सिक्रेट कहते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बताए, ऐसा केटाइन बताए, रिमेम्बर, जो फिल्टर भी होता है, रीअब्जॉर्ब भी होता है और सिक्रेट भी होता है, दैट इज नोन एज पोटाशियम, वो पोटाशियम होता है, ठीक है। इन अ पेशेंट विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसका मतलब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, तो आप लोगों ने जनाब याद रखना है कि इसमें क्या होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोस में जो किडनी है वो जनाब रिटेन करती है बाइकार्बोनेट, और आप लोग को ये पता होना चाहिए, इट्स वेरी फेवरेट वन ऑफ द mathematical equation for many type of exam question. pH is directly proportional to HCO3. HCO3 stand for bicarbonate, ठीक है जी। और जो pH है that is inversely proportional by PCO2, हम बाद में करेंगे। लेकिन जब बाइकार्बोनेट की वर्ड आ जाए तो प्लीज रिमेम्बर HCO3, HCO3 माइनस। अब सवाल ये है कि जो pH है वो नॉर्मली हमारे पास 7.35 से लेके कहाँ तक होता है, 7.45, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल पीएच, 7.35 से लेके दैट इज 7.45, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच, 7.35 से लेके 7.45। अगर पीएच इससे कम होता है दैट इज एसिडोसिस, इससे बढ़ता है दैट इज अल्कलोसिस। तो जब किडनी फेल होती है, किडनी फेल, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो पीएच है वो अल्कलोसिस की तरफ से क्यों जाता है। तो प्लीज रिमेम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बाइकार्बोनेट है वो सही तरीके से रिब्जॉर्ब नहीं होगी, फिल्टर नहीं होगी। तो मतलब यह है कि बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में बढ़ेगी, और जब बाइकार्बोनेट बढ़ेगी तो डेफिनेटली पीएच भी बढ़ेगा। तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज, पीएच इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो रीनल फेलियर में एक वजह मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की ये होती है कि उसमें जो बाइकार्बोनेट है वो किडनी रिटेन करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल पीएच क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगेन दिस 39 नंबर क्वेश्चन इज कॉमनली आस्क्ड इन द एनआरई क्वेश्चन, सो नेवर एवर फॉरगेट दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन विच हैव कंट्रासेप्टिव रोल्स, कंट्रासेप्टिव हर एक उन चीज को कहते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी की ऑनसेट को प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रासेप्टिव, दैट इज प्रोलैक्टिन। व्हाई प्रोलैक्टिन, आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट टाइम उस पर एक लेक्चर भी दिया था, कि इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो एफएसएच एलएच है उसकी रिलीज को इनहिबिट करता है। और अगर एफएसएच नहीं है, एलएच नहीं है, तो नो फोलिकुलर स्टिमुलेशन होगी ओवरीज के अंदर और नो ओवुलेशन होगी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। तो ऐसा हार्मोन जिसका नेचुरल कंट्रासेप्टिव रोल है वो प्रोलैक्टिन है, ठीक है। 55-year-old woman stopped menstruating approximately 3 months ago. Worried that she may get pregnant, she decided to have a pregnancy test, and the pregnancy test became negative. क्योंकि जब एज 50 प्लस होती है तो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंसेस, दैट इज कॉल्ड ऑफ मीनोपॉज। और फिर जो मेंसेस है जब ये परमानेंट स्टॉप होती है, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, नॉर्मल फिनोमिना। तो इसमें यह है कि पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हार्मोनल प्रोफाइल चेक करेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, ये दोनों बढ़ते हैं और एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है। तो प्लीज रिमेंबर, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड इंक्रीज एफएसएच एंड एलएच। लेकिन सवाल इसमें यह है कि एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग कहोगे कि यार एफएसएच भी ज्यादा है, एलएच भी ज्यादा है, फिर ओव्यूलेशन क्यों नहीं है। क्योंकि एज के साथ साथ जो ओवरीज में फोलिकल है उसकी डीजनरेशन होती है,
तो फोलिकुलर डीजेनरेशन विल लीड्स टू एट्रोपी। और जब नंबर ऑफ फोलिकल कम होंगे, नेगेटिव फीडबैक ये कोशिश करेगी कि FSH-LH बढ़ाए, तो FSH-LH तो बढ़ेंगे लेकिन फोलिकल डीजेनरेशन की वजह से ओवुलेशन नहीं होगी, ठीक है। और एस्ट्रोजन पूरी इस काम करना छोड़ेगी तो एस्ट्रोजन भी कम होगा। और हमेशा याद रखें जो एस्ट्रोजन है ये हम गायनी के अंदर पढ़ेंगे, इट इज अ प्रोटेक्टिव हार्मोन फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। इसलिए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जब एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है तो उन फीमेल के अंदर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा होती है। इवन एस्ट्रोजन प्रोटेक्टिव अगेंस्ट बोन प्रॉब्लम, तो वेन एवर एस्ट्रोजन डिक्रीज, so later in the older ages the female has a prone for osteoporosis, ठीक है। तो अगर एग्जाम क्वेश्चन आप लोग के पास आता है कि हाउ यू विल कंफर्म हार्मोनल प्रोफाइल फॉर पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन, तो प्लीज रिमेंबर दो, FSH-LH विल इंक्रीज एंड एस्ट्रोजन विल बी डिक्रीज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ के वुड वर्कर ऑपरेटिंग अ सा, मतलब accidentally injured his wrist, his radial artery, and producing severe hemorrhage. As he loses the blood, his body tries to compensate for developing hypotension for increasing sympathetic outflow. तो ऐसा फाइबर जो हमारे नर्व्स के अंदर है और वो आर्टीरियोलो कंस्ट्रक्शन करती है, वो सी फाइबर, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, सी फॉर सी। तो अगर किसी भी एक्सीडेंटल एरिया में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो बॉडी का वो मैकेनिज्म जो डायरेक्ट जाकर वेजो कंस्ट्रक्शन करे, तो हमारे पास आर्टीरियोलो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो वो सी फाइबर है। मतलब यहाँ पे 72-year-old woman with insomnia participate in the sleep study. As a part of the study protocol, she has EEG, electroencephalogram lead attached, and she then goes to sleep. At one point, the evening, the sleep spindle and K complexes. जब भी word आ जाए sleep spindle and K complexes, that is we can see on EEG when the patient is in the stage of 2. देखिए मैं यहाँ से दो चीजें बता रहा हूँ कि बेड बेड ये आप लोग फर्स्ट एड में प्लीज इस लेक्चर के बाद फर्स्ट एड खोल के स्लीप फिजियोलॉजी वाले टॉपिक पे जाएं, तो वहाँ पे लिखेगा बेड्स बेड्स ड्रिंक ब्लड। इस तरह का उन लोगों ने जनाब एक सिनेरियो दिया है, बेड्स ड्रिंक ब्लड। इनमें से एक जो क्वेश्चन है वो आप लोग को जरूर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख ले हूँ, बेड ड्रिंक ब्लड। तो इसकी जो क्वेश्चन है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो भी आप लोग सुने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेड ड्रिंक ब्लड। नंबर वन, जब हम स्लीप में जाते हैं तो हम अभी अवेक होते हैं, जाग रहे होते हैं, आंखें हमारी खुली होती है। हम जस्ट बेड में सोए होते हैं, आंखें भी खुली है, जाग भी रहे, तो फिर बीटा वेव्स आएंगे। आंखें बंद हो जाती है फिर भी जाग रहे होते हैं, तो अल्फा है। तो जब हम सोने के लिए जाते हैं एंड इवन व्हेन वी कैन क्लोज द आई एंड बिकम अनकॉन्शियस, देन थीटा वेव, वो स्टेज वन होता है। स्टेज टू में एस स्टैंड फॉर स्पेंडल्स, इसमें स्पेंडल्स आते हैं। फिर स्टेज थ्री फोर ये डीप स्लीप होता है, इसमें डेल्टा वेव है। फिर रेम स्टेज आता है, रैपिड आई मूवमेंट, तो उसमें फिर बीटा वेव। तो प्लीज बेड ड्रिंक ब्लड, दिस इज द निमोनिक हाउ टू रिमेम्बर द स्लीप EEG पैटर्न फॉर एवरी स्टेज। उनमें से एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर आएगा, तो हर एक बंदा जाकर वहां से पढ़े, स्पेशली फ्रॉम दी फर्स्ट एड एरिया, ठीक है। फिर इसके में मसल स्पिंडल क्या है, दैट इज मसल स्पिंडल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन द मसल एंड दैट ऑलवेज मेंटेन द लेंथ ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आता है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्केलेटल मसल की लेंथ को मेंटेन करता है, तो वो मसल स्पिंडल होती है। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम फिजियोलॉजी साइड, आज हमने ये डिस्कस करनी थी। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की चीजें मैं करता रहूं, लेकिन मुझे मोटिवेशन तब मिलेगी अगर आप लोग इसको दूसरे दोस्तों के साथ कंपेयर करें, मुझे यूट्यूब के अंदर कमेंट्स में बताएं कि मैं और क्या चीज़ बेहतर कर सकता हूँ, और आप लोग मुझे बताएं कि सर ये तरीक़ेकार ठीक है या ठीक नहीं है, तो मैं उस पर इंशाल्लाह ज़रूर काम करूँगा। जितने भी लोग ऐसे हैं कि मुझे सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रॉपर सब्सक्रिप्शन ले लें, तो अभी 40% डिस्काउंट पे हमारे कमिंग मंडे से फर्स्ट एड की जो पूरी सब्सक्रिप्शन है वो हम ऑफर कर रहे हैं। और इसमें फर्स्ट एड टॉपिक बाय टॉपिक, पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड जो है वो हम पढ़ाएंगे। और ऐसे लोग जो ऐसा समझ रहे कि यार हमारा एग्जाम है एक दफ़ा ये होने दे, तो हम डॉक्टर सादिक से फिर ये प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो मुझे सिर्फ नाम लिखवाए, मेरे साथ कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उनको भी मैं प्रॉपर डिस्काउंट दूंगा। मेरी कोशिश ये है कि मेरी आवाज़ जितने लोगों तक जाए, जिन लोगों को मेरी वजह से हेल्प हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो टेक केयर गाइस, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम एंड वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज।